नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 23 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करेंगे पुडुचेरी के लिए सेपरेट हाई कोर्ट की मांग से संबंधित। दूसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे भूटान के त्रासीगांग एरिया पर क्लेम करके चाइना ने एक दूसरा फ्रंट ओपन कर दिया है। ये भी हिंदू का आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लाइन का इंडिया की नई ई कॉमर्स पॉलिसी से संबंधित। सबसे लास्ट में इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पुडुचेरी के लिए अलग से सेपरेट हाईकोर्ट की मांग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 1962 से पहले पुडुचेरी फ्रेंच टेरिटरी हुआ करता था, लेकिन 1962 में पुडुचेरी इंडिया के साथ मर्ज हो गया और पुडुचेरी में मद्रास हाईकोर्ट की जुरिडिक्शन को एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब पुडुचेरी में जो भी केसेस आते सिविल कोर्ट के बाद वो मद्रास हाईकोर्ट में जाते। लेकिन कई दशकों के बाद 2017 में पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया, मद्रास हाईकोर्ट की तरह हमारी यानी पुडुचेरी की भी अलग से एक हाईकोर्ट होनी चाहिए। और इस रेजोल्यूशन के बारे में मद्रास हाईकोर्ट को इन्फॉर्म भी कर दिया गया 7 जुलाई 2017 को। इससे पहले अप्रैल 2017 में पुडुचेरी बार एसोसिएशन ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया था कि पुडुचेरी के लिए अलग से हाईकोर्ट इस्टेब्लिश की जाए। अगस्त 2019 में एक स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी लीगल सर्विसेज एंड मोटर एक्सीडेंट मीडिएशन सेल्स के इशू पर। इस कॉन्फ्रेंस में भी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा था, जैसे देखो मद्रास हाईकोर्ट की अलग अलग बेंचेस हैं जिसमें से एक बेंच है मदुरई बेंच, उसी प्रकार से मद्रास हाईकोर्ट की कम से कम एक बेंच जरूर होनी चाहिए पुडुचेरी में, ताकि पुडुचेरी के लोगों को दूर दराज के इलाकों में ना जाना पड़े हाईकोर्ट से संबंधित केसेस के लिए। अब देखो राइटर काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए क्यों पुडुचेरी के लिए अलग से हाईकोर्ट की आवश्यकता है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट राइटर कहते हैं, देखो जिस स्टेट में हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच होती है उस देश के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से उस हाईकोर्ट का खर्चा आता है। मान लीजिए कर्नाटक हाईकोर्ट है, कर्नाटक हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच बेंगलोर में है, तो जो भी एक्सपेंडिचर होगा कर्नाटक हाईकोर्ट पे उसको कौन बियर करेगा? कर्नाटक का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है वहाँ से सारा खर्चा बियर होगा। और अगर देखो कोई हाईकोर्ट यूटी में है यानी यूनियन टेरिटरी में है तो उसका एक्सपेंडिचर वहन होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। बट देखो पुडुचेरी के केस में ऐसा नहीं है। राइटर का कहना है हमें एक्सपेंडिचर शेयर करना पड़ता है मद्रास हाईकोर्ट से। पुडुचेरी में वैसे तो केसेस इतने ज़्यादा नहीं होते, बट हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है मद्रास हाईकोर्ट का खर्चा वहन करने के लिए। किसको? तमिलनाडु को। तो ये पहला आर्गुमेंट राइटर के द्वारा दिया जाता है कि हमारे ऊपर मद्रास हाईकोर्ट की जुरिडिक्शन है और इसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं तमिलनाडु को, हमारा ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अगर अलग से हमारी हाईकोर्ट होगी तो हमारा इतना खर्चा नहीं होगा, सिर्फ 4-5 जजेस से काम चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट राइटर कहते हैं सिक्किम की अलग से हाईकोर्ट है, मणिपुर की अलग से हाईकोर्ट है और गोवा में अलग से बेंच है बॉम्बे हाईकोर्ट की। लेकिन देखो इन सब हाईकोर्ट्स में जो केसेस आते हैं उनको मिला भी दिया जाए तो 4 गुना ज़्यादा केसेस सामने आते हैं और डिस्पोज होते हैं पुडुचेरी में। डेटा की सहायता से ये बात समझाई हुई है। 2010 का डेटा है। सिक्किम में केस सामने आए 1117, मणिपुर में 637, गोवा में 4984 और अकेले पुडुचेरी में कितने? 24,159। ये डेटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा आर्ग्यूमेंट, अगर देखो कैपिटल सिटी में ही हाईकोर्ट होती है तो यूटी है या फिर स्टेट है, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स के एक्शंस को चेक किया जा सकता है।
समझ गए? मतलब राइटर ये कहना चाहते हैं अगर पुडुचेरी में ही हाई कोर्ट होगी तो पुडुचेरी का प्रशासन कैसे काम कर रहा है, पुडुचेरी के लेजिस्लेचर्स कैसे काम कर रही हैं, इनको चेक किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। इसलिए पुडुचेरी में हाई कोर्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चौथा आर्गुमेंट, अगर देखो पुडुचेरी में हाई कोर्ट होगी तो यहाँ के लोगों को दूर दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा, तमिलनाडु में नहीं जाना पड़ेगा अपनी हियरिंग के लिए। उनके पैसों की बचत होगी, टाइम की बचत होगी। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देखो यूनियन टेरिटरीज बनाने का मकसद ही ये होता है कि ग्रेजुअली स्टेटहुड प्रोवाइड करना जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 239A के तहत 7 यूनियन टेरिटरीज शुरुआत में बनाई गई थी और पुडुचेरी को छोड़ के बाकी जो 6 यूनियन टेरिटरीज थी उनको स्टेटहुड मिल चुका है 1989 में ही। और जब देखो इन यूनियन टेरिटरीज को स्टेटहुड मिला था, इनमें या तो खुद की हाई कोर्ट थी या फिर दूसरी हाई कोर्ट्स की बेंच थी स्टेटहुड मिलने से पहले। फॉर एग्जांपल त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये पहले यूटीज थे, बट राज्य का दर्जा मिलने से पहले त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में गुवाहाटी हाई कोर्ट की बेंचेस थीं। और देखो इंटरेस्टिंगली दिल्ली हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। इवन उस समय तो दिल्ली को स्टेटहुड का दर्जा भी नहीं मिला था, दिल्ली को राज्य का दर्जा मिला था बहुत बाद में 1993 में, लेकिन अलग से हाई कोर्ट मिल गई थी दिल्ली को काफ़ी पहले 1966 में। इसके बाद देखो राइटर के द्वारा ये कहा जाता है आर्टिकल 241 में सीधा सीधा ये प्रोविज़न है कि पार्लियामेंट किसी यूनियन टेरिटरी के लिए अलग से हाई कोर्ट कंस्टिट्यूट कर सकता है। तो पुडुचेरी के लिए अलग से हाई कोर्ट गठित करने की जो मांग है वो संविधान के दायरे में है। कुछ लोग ये बोलते हैं पुडुचेरी के लिए अलग से हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करने के बजाय मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच इस्टेब्लिश कर दी जाए पुडुचेरी में। बट राइटर इसके खिलाफ बोलते हैं। राइटर कहते हैं बेंच आप मत इस्टेब्लिश कीजिए क्योंकि इसके नुकसान हैं। पहला नुकसान, एक तो देखो बेंच इस्टेब्लिश हो जाती है तो पुडुचेरी को खर्चा तो फिर भी शेयर करना पड़ेगा ना मद्रास हाई कोर्ट के साथ। दूसरा, काफ़ी बार देखो जज आते नहीं हैं। अब मद्रास हाई कोर्ट की काफ़ी सारी बेंचेस हैं, एक बेंच पुडुचेरी में होगी तो जजेस रिलेक्टेंट रहते हैं एक बेंच से दूसरे बेंच में जाने के लिए। जज आएंगे नहीं तो केसेस का डिस्पोजल कैसे होगा। नेक्स्ट आर्गुमेंट, इवन देखो एडवोकेट्स भी रिलेक्टेंट होते हैं। अभी मद्रास हाई कोर्ट की जो चेन्नई बेंच है वहाँ पे जो वकील प्रैक्टिस करते हैं उनको फ़ायदा होता है, उनको लगता है कि पुडुचेरी के केसेस भी हमारे पास आएंगे। बट अगर पुडुचेरी में अलग से बेंच इस्टेब्लिश हो जाएगी तो इन वकीलों को नुकसान होगा जो चेन्नई में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको लगेगा कि अब तो पुडुचेरी के केस हमारे पास नहीं आएंगे। तो ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वकीलों का वो भी एक रुकावट है अलग से बेंच के इफेक्टिवनेस से काम करने में। इसीलिए अलग से हाई कोर्ट बनाने में फ़ायदा है, अलग से मद्रास हाई कोर्ट की बेंच बनाने में फ़ायदा नहीं है। इवन राइटर देखो ये भी बोलते हैं ऑलरेडी हमारे देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स में केसेस की जो पेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था अब टाइम आ चुका है कॉन्स्टिट्यूशन के इस पिलर को प्रोटेक्ट करना और पेंडेंसी जो बढ़ती जा रही है इसे कम करना। कैसे? जजेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके। कहा गया था कि जजेस की संख्या 50 तक लाई जाएगी पर 10 लाख, लेकिन देखो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इवन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी एरियर्स एंड बैकलॉग क्रिएटिंग एडिशनल जुडिशियल मैन पावर, ये रिपोर्ट 2014 में आई थी। इस रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने भी यही कहा था जजेस की संख्या इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन 2016 आते आते हमारे देश में 12 जजेस हैं फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन। और ये रेशो पुडुचेरी में इंक्रीज हो सकती है अगर पुडुचेरी की अलग से हाई कोर्ट इस्टेब्लिश की जाती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पुडुचेरी के लिए अलग से हाई कोर्ट की मांग को लेके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल चाइना के सेकंड फ्रंट के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप ये मैप ध्यान से देखिए, ये भूटान है और भूटान में ये है
साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान के त्रासी गैंग डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर देखो, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है त्रासी गैंग। क्या हुआ, यूएनडीपी लेड एक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई और इस कॉन्फ्रेंस में साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए फंडिंग की बात आई। तो चाइना ने क्लेम किया कि आप इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भूटान को फंडिंग मत दीजिए, क्योंकि ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चाइना का पार्ट है। इस एरिया पर चाइना का क्लेम है, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है त्रासी गैंग, ये डिस्ट्रिक्ट चाइना का पार्ट है। मतलब चाइना ने इस डिस्ट्रिक्ट पर अपना क्लेम ठोक दिया। ये पहली बार था। और देखो, पिछले कुछ दिनों में 3 बार चाइना ऐसा कर चुका है। जब चाइना ने सबसे पहली बार ऐसा किया तो भूटान और चाइना के तो कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन है नहीं। इंडिया में जो भूटान की एम्बेसी है, वहाँ से चाइना की एम्बेसी को एक डिमार्स यानी मैसेज भेजा गया कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, मतलब हमारे बीच बाउंड्री डिस्प्यूट है। चाइना और भूटान के बीच 24 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है, बट आज तक आपने ऐसा कभी क्लेम नहीं किया। ये नया क्लेम आप कहाँ से लेके आ गए? तो इसके बाद फिर से क्लेम किया गया चाइना की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा कि ये त्रासी गैंग जो डिस्ट्रिक्ट है ये हमारा पार्ट है, चाइना के अंदर आता है। और तीसरी बार इस हफ्ते की शुरुआत में चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने फिर से इस एरिया के ऊपर अपना दावा ठोका और भूटान को पैकेज सॉल्यूशन की याद दिलाई। पैकेज सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है ये तो देखो एक प्रकार से सीधा सीधा चाइना ने दूसरा फ्रंट खोल लिया है। आप इस मैप को ध्यान से देखिए। जिस भूटान के त्रासी गैंग एरिया पर चाइना ने अपना दावा ठोका है, इससे तो देखो बॉर्डर ही मैच नहीं होता चाइना का। इस पर क्लेम किया है चाइना ने, लेकिन बॉर्डर कहां मैच हो रहा है चाइना के साथ? इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है, चाइना जो हमेशा से क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का पार्ट है, ये चाइना के अंदर आता है, वो तो चाइना ने एज्यूम कर ही लिया कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है ही। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ भूटान का एक त्रासी गैंग एरिया ये भी हमारा पार्ट है। तो ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक है, समझ गए? क्योंकि त्रासी गैंग एरिया का कोई बॉर्डर टच नहीं होता है चाइना के साथ। और दूसरा इसलिए आश्चर्यजनक है, जैसे मैंने आपको बताया, भूटान और चाइना के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट है। 24 राउंड्स की बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। 1984 से लेके अभी तक 24 राउंड की बातचीत हो चुकी है। लेकिन विवाद जो है वो नॉर्दर्न भूटान के कुछ एरिया को लेके और वेस्टर्न भूटान के कुछ एरिया को लेके है। नॉर्दर्न भूटान में पासमलंग और जाकरलंग वैलीज और वेस्टर्न भूटान में डोकलाम, जिसको लेके विवाद भी हुआ था 2017 में। चाइना ने 1990s में एक ऑफर दिया था भूटान को। ऑफर ये दिया था कि आप जो ये वेस्ट का एरिया है डोकलाम प्लेट्यू वाला, ये हमें दे दीजिए, लेकिन हम आपको थोड़ा ज़्यादा एरिया दे देंगे नॉर्थ में या फिर कहीं और। ये वेस्ट वाले एरिया की बात डिमांड इसलिए करता है चाइना, क्योंकि अगर देखो डोकलाम प्लेट्यू पे चाइना का पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाता है तो हमारा जो चिकन नेक कॉरिडोर है, ये पतली सी जो पट्टी है जो हमें जोड़ती है नॉर्थ ईस्ट से, इसके चाइना बहुत ज़्यादा करीब आ जाएगा। ये है चिकन नेक कॉरिडोर। कल को इंडिया और चाइना का युद्ध होता है तो इस चिकन नेक कॉरिडोर पे कंट्रोल इस्टेब्लिश करके नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड इंडिया से कट कर सकता है चाइना। इसीलिए चाइना भूटान को बोलता है कि भैया आप ये वेस्ट वाला पार्ट हमें दे दीजिए, बदले में हम आपको कहीं और टेरिटरी दे देंगे। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है हमें देखो चाइना की इंटेंशंस समझने की आवश्यकता है। ये हो सकता है कि चाइना भूटान के ऊपर प्रेशर डालना चाहता है कि जल्द ही आप बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके अगले राउंड की बातचीत कीजिए। और भूटान ने अभी कहा भी है कि नेक्स्ट राउंड की बातचीत में सभी डिस्प्यूट्स पर डिस्कशन होगा। मतलब चाइना अपने पर्पस में सफल रहा भूटान को प्रेशराइज करने के लिए कि अगले राउंड की बातचीत जो है बॉर्डर डिस्प्यूट का समाधान निकालने के लिए जल्दी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हो सकता है इंडिया के लिए ये डाइवर्जनरी टैक्टिक हो। अभी इंडिया का ध्यान
लद्दाख साइड पर है तो इंडिया का ध्यान भटकाने की कोशिश हो। तीसरा, हो सकता है ये इंडिया और भूटान के बीच रिश्तों को खराब करने की कोशिश हो। अभी तक देखो इंडिया और भूटान का जो रिएक्शन है इस इशू पर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड रहा है। कुछ भी सिचुएशन हो जाए, चाइना का जो भी प्लान हो, इंडिया और भूटान की दोस्ती जो हमेशा से अच्छी रही है, क्लोज कोऑपरेशन बरकरार रहना चाहिए, चाइना कितना भी रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चाइना के दूसरे फ्रंट के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की नई ई कॉमर्स पॉलिसी के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने ये आह्वान किया था कि हमें स्टेप लेने होंगे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। प्रधानमंत्री ने काफ़ी सारे देशों के दौरे भी किए इंडिया में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ई कॉमर्स सेक्टर में काफ़ी एफडीआई आई। अमेजोन ने उस समय काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी इंडिया में। बट देखो धीरे धीरे जो लोकल ट्रेडर्स थे उनका विरोध स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोकल ट्रेडर्स को लगने लगा, छोटे दुकानदारों को लगने लगा, अगर अमेजोन जैसी कंपनीज आएंगी तो हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इन्होंने सरकार से आह्वान किया कि आप इन बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज की बढ़ती हुई पावर को चेक कीजिए। मार्केट में इनका जो डोमिनेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया पहला ऐसा देश बना जिसने अलग अलग रूल्स तय किए मार्केट प्लेस मॉडल के लिए और इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल्स के लिए। देखो ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज हैं, ये मार्केट प्लेस मॉडल्स हैं। ये काफ़ी सारे सेलर्स को एक मंच पे लाती हैं। इनको ये अलाउड नहीं है कि ये अपना सामान खुद से बेच के, मतलब खुद से सामान प्रोक्योर करें सस्ते दामों पर और बाद में उस सामान को बेचें। नहीं, ऐसा ये कंपनीज नहीं कर सकती। और सच बताऊं तो प्रैक्टिकली ऐसा ये करती हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में करती हैं। सरकार ने कोशिश तो ये की थी कि इन कंपनीज को सिर्फ इतना अलाउ किया जाए कि ये इंडिया के वेरियस सेलर्स को एक मंच पर लेके आएं और खुद का सामान ना बेचें प्रोक्योर करके। बट इनडायरेक्टली ये कंपनीज क्या करती हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट अपनी सब्सिडरी कंपनीज इस्टेब्लिश करती हैं और इनकी जो सब्सिडरीज हैं वो बड़ी मात्रा में सामान को प्रोक्योर कर लेती हैं और ये सब्सिडरी कंपनीज फिर सेलर का काम करती हैं अमेजोन जैसी कंपनीज पे। तो इनडायरेक्टली ये इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल का फ़ायदा उठाती हैं। समझ गए? मतलब आर्टिकल में एक प्रकार से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया में ई कॉमर्स पॉलिसी कितनी ज़्यादा वीक है, सरकार ने किस प्रकार से रेगुलेशन जो है टफ रखा है। इसके बाद 2018 में क्या हुआ, इंडिया को लगा कि WTO में ई कॉमर्स के इशू पर चर्चा होगी, तो इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जल्दबाजी में एक थिंक टैंक का गठन किया ताकि इंडिया की ई कॉमर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट तय किया जा सके। और आश्चर्यजनक रूप से अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ये जो इंडिया की दो बड़ी कंपनीज हैं, इनको इनवाइट नहीं किया गया ई कॉमर्स पॉलिसी से संबंधित ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में। शुरुआत में फ्लिपकार्ट को इनवाइट किया गया था, लेकिन जब वॉलमार्ट ने हिस्सेदारी खरीद ली फ्लिपकार्ट की, एक्वायर कर लिया, तो उसके बाद फ्लिपकार्ट को भी इनवाइट नहीं किया गया। इसके बाद हमारे देश के जो डोमेस्टिक स्टार्टअप्स हैं उनको लगा कि फॉरेन प्लेयर से कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है। उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, इंडिया टेक। इस ग्रुप ने सरकार से लॉबिंग करना स्टार्ट की कि आप इंडिया की डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट कीजिए। तो 2018 का ई कॉमर्स पॉलिसी का सरकार ने जो ड्राफ्ट रिलीज किया था, इसमें बहुत सारे अजीबोगरीब कई क्लास थे। जैसे कि देखो ई कॉमर्स कंपनीज में जो इंडियन प्रमोटर्स हैं उनके राइट्स की प्रोटेक्शन, ये तो देखो कंपनीज एक्ट 2013 के दायरे से भी बाहर है। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब था। तो 2018 की ई कॉमर्स पॉलिसी का जब ड्राफ्ट रिलीज हुआ, छोटे ट्रेडर्स ने विरोध करना स्टार्ट किया कि आपने इनफ प्रोविजन नहीं किए हैं छोटे ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सरकार ने जल्दबाजी में 2019 में एक सेकंड ड्राफ्ट रिलीज किया, क्योंकि 2019 में इलेक्शंस कंडक्ट होने थे।
कंसल्टेशन का टाइम नहीं था। तो इस ड्राफ्ट में तो सरकार ने सिर्फ अपनी इंटेंशंस जाहिर की कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शंस नज़दीक थे, इस प्रकार की बातें तो करनी ही थी। तो ये एक प्रकार से पॉलिसी नहीं थी, सिर्फ गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंट जाहिर की थी 2019 के ड्राफ्ट में। अब क्या हुआ है, अब देखो सरकार तीसरा ड्राफ्ट जल्द ही रिलीज कर सकती है ई कॉमर्स पॉलिसी का। राइटर कहते हैं देखो 2018 के ड्राफ्ट में 2019 के जो ड्राफ्ट में कमियां थी, कुछ कमियों को तो दूर किया गया है, बट जो ड्राफ्ट अभी लीक हुआ है उसके अनुसार कुछ और कमियां हैं। जैसे देखो गवर्नमेंट 2020 का ड्राफ्ट जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है लेकिन लीक हुआ है, उसमें गवर्नमेंट ने बार बार अपनी इंटेंशन जाहिर की है कि बड़ी कंपनीज के ऊपर ऑब्लिगेशन होगी इंफॉर्मेशन को शेयर करने की, ताकि इंडिया में इनोवेशन इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके और बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज की मोनोपोली बनने से रोका जा सके। जो ड्राफ्ट लीक हुआ है उसके अनुसार वैसे तो डेटा गवर्नेंस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का डोमेन है। नॉन पर्सनल डेटा कमेटी जो हाल ही में गठित की गई थी, जिन्होंने 12 जुलाई को अपना फ्रेमवर्क सौंपा क्रिस गोपालाकृष्णन की अध्यक्षता में, इनका डोमेन है। बट फिर भी ड्राफ्ट में ये बोला जाता है अलग से जो ई कॉमर्स रेगुलेटर इस्टेब्लिश किया जाएगा उसके पास पावर होगी क्रॉस बॉर्डर अगर डेटा फ्लो होता है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की। तो एक प्रकार से राइटर कहते हैं ई कॉमर्स रेगुलेटर के बीच और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अनुसार जो रेगुलेटरी बॉडी इस्टेब्लिश होगी उस बॉडी के बीच टकराव होगा, यानी कन्फ्लिक्ट होगा, साफ तौर पर अभी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार ई कॉमर्स कंपनी से उनका सोर्स कोड मांग सकती है, ऐसी सरकार के पास पावर होगी। इससे तो देखो इन्वेस्टर्स और ज़्यादा नर्वस होंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना सोर्स कोड तो नहीं शेयर करना चाहेगी किसी के भी साथ। नेक्स्ट पॉइंट, जो ड्राफ्ट अभी लीक हुआ है उसमें देखो कोई भी रेफरेंस नहीं है आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी तो देखो सिर्फ कुछ पॉइंट्स राइटर ने बताए हैं जो ड्राफ्ट लीक हुआ है उससे संबंधित। इवन ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सरकार ने प्राइसिंग और डिस्काउंटिंग जिसका सहारा लिया जाता है बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज के द्वारा, इसमें डिटेल में नहीं गई है सरकार ड्राफ्ट में। सरकार चाहती है डिस्क्लोजर बेस्ड अप्रोच की सहायता से बड़ी कंपनीज के द्वारा अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं तो उन्हें रोका जाए। लेकिन छोटे ट्रेडर्स की शिकायत होती है कि बड़ी कंपनीज बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देती हैं और इससे हमारा जो बिजनेस है वो ठप हो जाता है। बट सरकार इस इशू के डिटेल में नहीं गई है लीक्ड हुए ड्राफ्ट में। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है सरकार को देखो ये डिसाइड करना होगा सरकार कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहती है या फिर नहीं चाहती है, सरकार एफडीआई चाहती है या फिर नहीं चाहती है। अगर सरकार देखो एफडीआई चाहती है तो फिर सरकार को उसी प्रकार से बिहेव भी करना होगा, उसी प्रकार से पॉलिसीज भी बनानी होंगी। अगर इस प्रकार से पॉलिसीज बनेंगी तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ई कॉमर्स पॉलिसी से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के कुछ एमएलएस ने अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट रिवोल्ट किया हुआ है सचिन पायलट की लीडरशिप में। सचिन पायलट पहले राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे। अब इशू ये चल रहा है चूंकि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जो 10th शेड्यूल में है उसमें यह कहा गया है अगर कोई एमएलए अपनी पार्टी की सदस्यता को छोड़ देता है जिससे वो इलेक्ट हुआ है, क्योंकि देखो ये कांग्रेस के एमएलएज हैं, इन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध रिवोल्ट किया है, तो इनडायरेक्टली राइटर कहना चाहते हैं इन्होंने सदस्यता छोड़ दी है। सदस्यता छोड़ना देखो सिर्फ लिख कर देना नहीं होता, सदस्यता दूसरे तरीकों से भी छोड़ी जा सकती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपकी पार्टी ने यानी कांग्रेस ने सीएलपी की मीटिंग बुलाई 2 बार, लेकिन इन एमएलएज ने उस मीटिंग को अटेंड नहीं किया,
तो ये एक प्रकार से आपका एक्सप्रेशन है इनडायरेक्टली कांग्रेस की मेंबरशिप को छोड़ने का। इवन देखो सीएलपी यानी कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग अटेंड करने के लिए एमएलएस के लिए व्हिप जारी की गई थी। व्हिप जारी जब की जाती है तो उस मीटिंग को अटेंड करना ज़रूरी होता है या फिर सेशन को अटेंड करना ज़रूरी होता है। अगर नहीं किया जाता है और तय सीमा के अंतर्गत एक्सप्लेनेशन नहीं एक्सेप्ट होती है तो फिर ये एक बेस बनता है सदस्यता रद्द होने का। लेकिन देखो अब आप ध्यान से सुनिएगा, इशू ये है जो ये विरोधी एमएलएज हैं जिन्होंने रिवोल्ट किया है, इन्होंने राजस्थान की हाईकोर्ट में एक प्ली फाइल की कि देखो सीएलपी की मीटिंग के लिए व्हिप जारी नहीं की जा सकती है। व्हिप जारी की जाती है विधानसभा सेशन अटेंड करने के लिए। जब विधानसभा में सेशन होता है तो कोई पार्टी व्हिप जारी करती है कि इस इशू पर वोटिंग होगी और आपको इस सेशन को अटेंड करना ही करना है, अदरवाइज अगर आप नहीं करोगे तो इसे पार्टी विरोधी माना जाएगा और ये बेस बनेगा आपकी सदस्यता रद्द होने के लिए। लेकिन सचिन पायलट और उनके एमएलएज का कहना है सीएलपी मीटिंग में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इस पे व्हिप जारी किया ही नहीं जा सकता। व्हिप जारी होता है सिर्फ विधानसभा की सेशन की कार्रवाई को अटेंड करने के लिए। तो ये इशू अभी राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंचा था, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर अपना वर्डिक्ट अभी नहीं दिया है। 24 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट इस पे अपना वर्डिक्ट देगी। लेकिन स्पीकर जो हैं राजस्थान विधानसभा के, वो इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। राइटर देखो एक बात ये बोलते हैं, डिसक्वालिफिकेशन से संबंधित जो भी प्रक्रिया चलती है उसमें अंतिम जो फैसला होता है, हालांकि स्पीकर के फैसले के खिलाफ अपील फाइल की जा सकती है हाई कोर्ट्स में, लेकिन फिर भी डिसक्वालिफिकेशन से संबंधित केसेस में स्पीकर का एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन होता है। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है राजस्थान में, हाई कोर्ट ने पहले ही इंटरफेयर कर दिया, स्पीकर को मौका ही नहीं मिला इस मामले में अपनी डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करने का। तो ये संविधान की वैल्यूज के अगेंस्ट है। इसके बाद तो राइटर के द्वारा कुछ नैतिक बातें बोली जाती हैं। जैसे देखो BR अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि कितना भी अच्छा हम संविधान बना लें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में जो लोग काम करेंगे अगर वो करप्ट हैं, वो ठीक से काम नहीं करते हैं, तो हमारा संविधान भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो जो कुछ हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल की वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, जुडिशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। जिस ऑब्जेक्टिव के साथ एंटी डिफेक्शन लाया गया था कि एमएलएज खरीद फरोख्त में शामिल नहीं होंगे, पूरे 5 साल जिस पार्टी से वो इलेक्ट हुए हैं उस पार्टी के मंच के तले जनता की सेवा करेंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे। बट जैसा आपने देखा पिछले काफ़ी समय से क्या हो रहा है, कर्नाटक में हुआ, रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलएज ने रिजाइन कर दिया, सरकार गिर गई, फिर से इलेक्शन हुआ, दूसरी पार्टी की सरकार बन गई। उसके बाद मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ और अब राजस्थान में ऐसा करने की कोशिश की गई, होगा क्या पता नहीं है। लेकिन फिलहाल राजस्थान में क्राइसिस है। अगर देखो ऐसा ही करना था तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लाने की आवश्यकता ही क्या थी। एंटी डिफेक्शन लॉ लाने का मकसद ही तो ये था ना कि बीच में ही एमएलएस की खरीद फरोख्त ना हो, जैसा 1985 से पहले होता था। लेकिन अब ऐसा लगता है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने एक प्रकार से रास्ता ढूंढ लिया है एंटी डिफेक्शन लॉ को अवॉइड करने का और सरकार गिराने का। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक प्रकार से वायलेशन है। एमएलएज ने जो शपथ ली थी संविधान की आर्टिकल 188 के तहत, उस शपथ का वायलेशन है। एमएलएज को संविधान की जो वैल्यूज़ हैं उनके अनुसार ही काम करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।